जिसमें घर में अगर कोई ड्रिंक कर रहा है बहुत ज़्यादा और अल्कोहलिज्म के इश्यूज़ हैं, तो वो बच्चों के ऊपर उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, और फिर वो चीज़ एक डिप्रेशन बन के आपके बॉडी में रहती है, और फिर वो कभी कभी डिफरेंट सेंस में मैनिफेस्ट करती है। जैसे मैंने कहा डेंजर, तो वो ब्रेन उसको पेन के सेंस में आपको देता है कि भाई अब हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। बचपन से वो बच्चे जो हैं वो देखते आ रहे थे कि शराब पीकर डैडी जो है वो माँ के साथ झगड़ा करना शुरू कर देता है, गाली गलौज करते हैं। चलो वो बच्चे बड़े हो गए, और बड़े जब हो गए तभी एक को ज़्यादा प्रॉब्लम थी, दूसरे को इतनी नहीं थी, बहन भाई में। तो बोलते हैं कि उसने भी तो वही सिचुएशन देखी है, इसको ज़्यादा क्यों प्रॉब्लम रहती है, इसको क्यों ज़्यादा कि मेरे तकलीफ़ है, मेरे दर्द है, मैंने कहीं नहीं बाहर जाना, आप जाओ, ये चुप चुप रहता है। हो सकता है इन चीज़ों का असर हो, चाहे कि पता भी है कि जो उसने बचपन में देखा है, जिस तरीके की कंडीशंस रही हैं उस वजह से है, फिर उनका ये जस्टिफाई करना कि दूसरा भी तो ठीक है। तो मेडिसिन का रोल बहुत कम होता जा रहा है। जैसे अगर आपका एक टूल बॉक्स है आपके गराज में, तो उसमें सिर्फ एक छोटा सा कॉर्नर, बहुत ही छोटा, 1/4 से भी कम आप समझ लें, वो दवाई का है। ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਪੇਨਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਪੇਨ 1 in 5 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਐਡੋਲੈਸੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਐਡਲਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਿੱਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਦਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਤੇ 1 to 3 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸਰੀ ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪੇਨ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਲੇ ਮਸੀਂ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਡੇ ਵੀ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨਿਆਣੇ ਆ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਸਰਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰਨੀਥ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ और उन्हां परतां नूं ही उधेड़न की कोशिश करांगे। साडे नाल आज शामिल होने जा रहे हैं डॉक्टर यास्मीन माजीद। उर्दू में हमारी बात होगी। डॉक्टर यास्मीन स्टूडियो में है। यहाँ पर मैं तारुफ करा दूं कि वो पेन कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कैलगरी क्रॉनिक पेन सेंटर में लॉन्ग टर्म केयर में भी वो अपनी सर्विसेज देते हैं। डॉक्टर यास्मीन बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं। वेलकम, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच गुरप्रीत, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी एट योर स्टूडियो। जी, सो यंग एडल्ट्स में पेन्स का रहना, क्रॉनिक पेन्स का रहना, एक तो ये सुनकर ही हमें हैरानी होती है कि इन्होंने केड़ियां दर्दां शुरू हो गई हैं। पर अगर हम क्रॉनिक पेन की जब बात करते हैं, एज एन एक्सपर्ट अगर आप समझाना चाहें वो क्या है? तो क्रॉनिक पेन, देखें, पहले क्रॉनिक पेन से पहले मैं थोड़ा एक्यूट पेन के बारे में भी बताती चलूँ। जब हमें कोई चोट लगती है, कहीं कट जाता है, तो हमें दर्द होता है, खून निकलता है, इमीडिएटली हमारी बॉडी एक्शन में आ जाती है और हम हेल्प लेते हैं। तो या तो हम, अगर बहुत डीप कट है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, स्टिचेस लगवाएंगे या घर में बैंडेज लगवाएंगे घर वालों से। लेकिन वो एक्यूट पेन है, वो आहिस्ते आहिस्ते ठीक हो जाता है, वो टिश्यू इंजरी हील हो जाती है। क्रॉनिक पेन में जो, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस किस कंडीशन में होता है। लेकिन क्रॉनिक पेन वो होता है जो ठीक नहीं होता, वो 3 महीने से ज़्यादा चलता है, तो उसके बाद हम उसको क्रॉनिक पेन कहने लगते हैं। अब उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो डेफिनेशन रियल और रिजेंबलिंग टिश्यू इंजरी की होती है, कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी टिश्यू इंजर्ड हो और आप फिर ही आप फील कर रहे हो पेन। बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें होती हैं कि जो आपको नज़र नहीं आती। आपको नज़र नहीं आएगा कि कोई चोट लगी है, लेकिन फिर भी वो आपको, लोग कहते हैं कि हमें पेन हो रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप बिलीव करें पेशेंट नहीं, अपनी फैमिली को भी, अपने दोस्तों को भी, कि उसको ये ना कहें कि तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, अगर वो आपको कहता है कि हमें पेन हो रहा है। तो क्योंकि उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, जिस तरह बॉडी फंक्शन करती है और जिस तरह मैसेजेस ट्रांसमिट होते हैं। ये बहुत पहले कोई ट्रॉमा हुआ हो, उसका भी एक असर हो सकता है बाद में, और किसी भी तरीके की कोई अब्यूज़ हो, सेक्सुअल अब्यूज़ हो या किसी भी तरह की, वो भी बाद में मैनिफेस्ट करती है पेन कोपिंग स्ट्रेटजीज़ में।
तो उसके रीजंस मैं आपको बता सकती हूँ कि यंग लोगों को क्यों होता है। यंग लोग काम करते हैं, कभी उनको इंजरी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट है, या कोई ऑटो इम्यून कंडीशन हो सकती है उनकी जो अभी तक डायग्नोज भी नहीं हुई, लेकिन वो आपको कह रहे हैं कि पेन है, तो आपको उसको तवज्जो देनी चाहिए। और उसके अलावा वर्कर्स हैं हमारे, यंग जो बच्चे हैं वो काम करते हैं, कभी कंस्ट्रक्शन जॉब्स करते हैं, लिफ्ट करते हैं, उसमें भी इंजरीज हो सकती हैं जो विजिबल नहीं होती। तो ये एक इनविजिबल सफरिंग है बेसिकली। ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸਫਰਿੰਗ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਯੰਗ ਐਡਲਟਸ में ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ हैरानी अक्सर हो ही जाती है। एंड अगर हम बात कर रहे हैं यंग एडल्ट्स की, इनके पर्सपेक्टिव से इस बात को और इन क्रॉनिक पेन्स को समझना कितना ज़रूरी है? ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि जो एक तो बच्चे हैं, हम देखते हैं जो यंग बच्चे होते हैं जो 12-13 साल की उम्र, 18 साल की उम्र तक भी, उनको यहाँ पे अल्बर्टा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छा एक रोबस्ट पेन प्रोग्राम है, तो उनको वहाँ सपोर्ट मिलती है और पेरेंट्स भी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वो बच्चों को ले जाते हैं और ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन जब यही बच्चे बड़े होते हैं तो हम समझते हैं अब ये बड़े हो गए हैं, तो अब इनका काम सिर्फ पढ़ना है और या अपना काम करना है, और हमारी तवज्जो हट जाती है उनसे। और अगर वो कोई बात बोलते भी हैं तो हम उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम उनको इग्नोर करते हैं या नज़रअंदाज करते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका एडोलेसेंट बच्चा कह रहा है या 18 ईयर्स से ऊपर है या इवन 13-14 साल के भी है, तो आप उसको थोड़ा तवज्जो दें और देखें कि उसको क्यों पेन हो रहा है। और इसलिए भी ज़रूरी है आपके सवाल के जवाब में कि हमारे पास कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए सिटी में। जो ओल्डर एडल्ट्स हैं, जैसे जो 40 से ऊपर हैं या 50s हैं, वो अपना, उनकी समझ भी ज़्यादा होती है, फिर उनको पता होता है कहाँ जाके हेल्प लेनी है, डॉक्टर के पास जाएंगे। यंग लोग जाते भी नहीं है ज़्यादा डॉक्टर्स के पास, तो वो उनके डायग्नोसिस में भी देर होती है। और इस तरह आई थिंक इसलिए इसको हाईलाइट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर मजीद, बहुत ही अफसोस वाली बात भी जब हमें पता लगता है कि किसी का यंग किड जिसे कि कैंसर हो गया और बहुत देर तक कुछ ना कुछ ऐसी पेन रहती थी जिसे वो नज़रअंदाज करते गए, तो यहाँ पर ये पूछने का मायने ये है कि कुछ क्रॉनिक डिजीज़ भी हो सकती है और उसके साथ रिलेटेड पेन हो सकती है। बिल्कुल, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट बात की है, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली में एक कज़न है, उनके बच्चे को वो हमेशा शिकायत करता था कि उसके जो है पैर में तकलीफ़ होती है और वो लंगड़ा के चलता था, और वो उनके 2-3 और भी बच्चे थे और वो समझते थे कि वो सिर्फ एक्ट आउट कर रहा है, मतलब उसको सिर्फ अटेंशन चाहिए, इसलिए वो ये कर रहा है। और बाद में मतलब वो होते होते फिर बाद में जब उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस हुई तो उसको ल्यूकीमिया यानी कैंसर, ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ जो उसकी बोन में था। और फिर उसके बाद उसकी मदर बहुत ही वो गिल्ट में रही कि इतने अरसे मैंने उसको इग्नोर किया। तो मतलब इस तरह के आई होप कि किसी के साथ ना हो, लेकिन अगर कोई भी बच्चा कोई भी शिकायत करता है तो आप अज्यूम ना करें कि भाई वो सिर्फ एक्ट आउट कर रहा है या वो अटेंशन के लिए कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मेरे सामने एक रियल एग्जाम्पल है। तो इसलिए मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप बहुत पैनिकी होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका काम यह है कि आप उसको अटेंशन दें, डॉक्टर के पास ले जाएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका कराएं। बिल्कुल ठीक है। अक्सर हम कह देते हैं डॉक्टर मजीद कि आप अटेंशन सीक कर रहे हो, और कहीं ना कहीं कुछ बच्चों ने ऐसा बिहेवियर अडॉप्ट किया होता है क्योंकि उन्हें अटेंशन चाहिए थी बचपन में, जब वो 6-7 साल के थे तो वो वैसा करते थे, तो उसके साथ पेरेंट्स की अटेंशन मिल जाती। तो वो जब 15 साल की उम्र के ऊपर हो जाते हैं या यंग एडल्ट्स 18 साल की उम्र में हैं, 25 तक भी पहुंचते हुए कुछ ऐसे करते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो ये डिस्टिंक्शन है, ये हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इग्नोर करें उस बात को। अगर वो ऐसा करते भी हैं तो उसके पीछे भी कोई नीड है, उनकी कोई ज़रूरत है, तो वो एड्रेस करना भी ज़रूरी है। जहाँ तक पेन का ताल्लुक है तो वो यंग बच्चों को या तो हेरिडिटरी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे अभी मैंने कहा ऑटो इम्यून है, कोई इंजरी जैसे बैक की होती है, कभी लिफ्टिंग से हो जाती है, आपने कोई हैवी चीज़ उठा ली है और आप किसी को नज़र नहीं आ रहा लेकिन आपको तकलीफ़ है। और ऐसे ऐसे मैंने यंग लोग देखे हैं जो एथलीट्स भी होते हैं बहुत सारे, जो स्पोर्ट्स इंजरीज हो जाती हैं और उसमें वो बहुत ज़्यादा उनके लिए एक चैलेंज बन जाता है कि वो एक
इंसान जो इतना एक्टिव था, जो स्पोर्ट्स में था, और अब वो कुछ नहीं कर सकता। ये ज़्यादातर लड़कों के साथ ये ज़्यादा होता है। लड़कियों का जो पेन का है, जो फीमेल्स में ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, उनको तो प्यूबर्टी से हार्मोनल चेंजेस होती हैं, पीरियड पेन्स कुछ लोगों को ज़्यादा होते हैं लड़कियों को, और वो सब इन चीज़ों से डील कर रही होती हैं। लेकिन फिर उनको अपनी एक्टिविटीज़ भी जारी रखनी है, स्कूल जाना है, घर में भी काम करना है। तो पेन इन सब चीज़ों से भी हो सकता है। ये बेशक ये क्रॉनिक पेन नहीं है जो हार्मोनल मैं बता रही हूँ, लेकिन इन सब का कनेक्शन है ब्रेन के साथ। तो अगर पेन ज़्यादा होता है तो वो पाथवेज कनेक्टेड हैं, तो उसकी वजह से उनको मूड भी अफेक्टेड होता है, तो वो डिप्रेस्ड भी रह सकते हैं, एंक्शस होंगे, और उनको कॉन्स्टेंटली परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होगा। फिर अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रहेगी, अगर वो काम कर रहे हैं तो उस पर भी कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। तो ये इसके बहुत सारे इम्प्लिकेशंस हैं, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको आइडेंटिफाई करें और हम उसको समझें कि हमें, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही कि सारे पेरेंट्स को पता हो कि क्या करना है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप बिलीव करें और सपोर्टिव रोल करें और फिर उनको लेकर जाएं जहाँ पे भी उनको फ़ायदा हो जी, तो वो हेल्प करेगा। दैट्स नाइस। डॉक्टर मजीद, हम अभी बात सुन लेते हैं। कुलवीर कौर ने हमें फ़ोन किया है, हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। हेलो। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਈ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਗਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੋਏ ਵੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਸਟਿਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀਕ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੇਨ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਹੁੰਦੀ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਉਹ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੀਤਾ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਆਉਣਾ ਭੱਜ ਕੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਲੱਭਿਆ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੁਲवीर जी अपना कंसर्न शेयर करने ਲਈ। हाँ जी जी, सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा तो रेडियो पर नहीं बताया जा सकता। हाँ, लेकिन ये बहुत जैसे इन्होंने पेट के दर्द की बात की है ना, एब्डोमिनल पेन की बात की है, तो ये बहुत कॉमन है यंग बच्चों में। और जो आप जैसे मुझे डिस्क्राइब वो बता रही हैं, जैसे मुझे लग रहा है जैसे उसको हम, एक चीज़ होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें आपको दर्द होता है पेट में और फिर आपको फ़ौरन एक अर्ज होती है कि आप अपना जो है वो बाउल मूवमेंट आपकी हो। तो वो अब ये देखना पड़ेगा इस बच्चे को कि उसको मतलब वो क्या कोई और इश्यूज तो नहीं चल रहा है उसकी लाइफ में, स्कूल में जैसे बुलिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अफेक्ट करती हैं पर्सनालिटी को। मगर अगर इतने अरसे से चल रहा है तो एक तो फंक्शनल एब्डोमिनल पेन हम कहते हैं, अगर उसके टेस्ट हो चुके हैं, सब कुछ नॉर्मल है, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, और दूसरा फंक्शनल एब्डोमिनल पेन है। लेकिन इसके लिए भी अगर आप अपने डॉक्टर से बात करें और वो आपको, क्योंकि 15 साल की उम्र ऐसी है कि जिसमें आप चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में जा सकते हैं, उनका बहुत अच्छा पेन प्रोग्राम है, तो वो रेफरल अगर आपको दे दें तो उसमें ये नहीं है कि कोई चीज़ ज़रूरी है कि कोई चीज़ गलत ही हो, लेकिन वो उसको मैनेज करेंगे, साइकोलॉजी सपोर्ट होगी और फिजियो सपोर्ट होगी, और वो उस लेवल पे बच्चे के साथ बात करेंगे कि वो बच्चे की बात समझ सकेंगे और बच्चे को भी वो महसूस होगा कि वो सपोर्ट है। तो आई थिंक ये बेहतर सोल्यूशन यही है कि आप अपने डॉक्टर से कहें कि आपको जो अल्बर्टा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल का पेन प्रोग्राम है उसमें रेफ़र करें। और अगर आप भी किसी तरह समझ सकते हैं कि सुबह के वक्त क्यों होता है, क्या वो स्कूल जाने का कोई मसला है, कोई परफॉर्मेंस का है, कि भाई कोई पढ़ाई में कोई मसला है, या कोई स्कूल में कोई और प्रॉब्लम है, तो आई थिंक ये सब चीज़ें आप अपने घर में देख सकते हैं, लेकिन ये इसके है सॉल्यूशंस हैं इसके। राइट। डॉक्टर मजीद, आप बताना चाहेंगे बायोसाइकोसोशल मॉडल के बारे में? हाँ, बायोसाइकोसोशल मॉडल के बारे में बहुत रिसर्च हुई है। ऑस्ट्रेलिया में भी एक वो साइंटिस्ट हैं पेन के, लॉरिमर मॉर्सली उनका नाम है, और उनकी बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे। उनमें से एक का नाम है टेम द बीस्ट। अगर मैं ये आप लिख लें सब लोग, टेम द बीस्ट, ये आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। उसमें बेसिकली वो ये बताते हैं जैसे कि जो पेन है वो एक बीस्ट है, यानी कि एक जानवर है जो आपको हर तरफ से अटैक कर रहा है, तो आप उसको कैसे शांत करेंगे या कैसे उसको काम करेंगे ताकि वो आपको अटैक ना करे और आप
उसको वो कर दें। जैसे आपने देखा होगा घोड़ों को करते हैं, जो बहुत ही टफ घोड़े भी होते हैं, उनको भी लोग कर लेते हैं काम। तो इसको उसी तरह से अगर आप देखें तो पेन भी एक ऐसी चीज़ है। तो बायो साइको सोशल मॉडल का मतलब है कि उसमें एक इंसान कुछ नहीं कर सकता। इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी टीम होती है वो, जिसमें साइकोलॉजिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, वो आपको देखते हैं कि किस तरह आप मैनेज कर सकते हैं घर पे, और साइकोलॉजिस्ट होते हैं, फार्मासिस्ट भी होते हैं, और उसके अलावा किनीसियोलॉजिस्ट होते हैं जो आपको बॉडी मूवमेंट्स के बारे में बताते हैं। तो ये पूरी टीम मिलके एक बायोसाइको सोशल अप्रोच क्रिएट करती है। अब जैसे अक्सर ये भी होता है कि लोग समझते हैं पेन है तो बस मेडिसिन ही खानी है, राइट? तो मेडिसिन जो है, ये दवाई जो है, वो सिर्फ 30% या उससे लेस चांसेस हैं उसके इफेक्टिव होने के, और वो अकेले इतना नहीं करती। फिर आपकी दवाई आप एक खाएंगे, फिर आपको और की ज़रूरत होगी, और फिर आपके वो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे आपको दवाइयों के। लेकिन बायोसाइको सोशल मॉडल के साथ अगर आप थोड़ी दवाई भी लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपको वो पूरी एक टीम है जो पेन को समझती है, और उसके लिए हमारे पास क्रॉनिक पेन सेंटर में हम देखते हैं। लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम यंग एडल्ट्स के लिए भी ऐसा एक टीम क्रिएट करें जो उनको सपोर्ट करें। जी डॉक्टर मजीद, ऐसा है कि मेरे साथ किसी ने बात शेयर की कि उनके यंग एडल्ट को समस्या चल रही थी, पेन वो ऐसा था कि उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो चल रही थी उसको मैनिफेस्ट करने का तरीका उनका बन गया था कि मेरे पेन रहती है। सो अगर हम ये कहें कि ज़हनी तौर पर कुछ असर हुए हो सकते हैं उन नौजवान बच्चों को, तो वो आप कैसे समझाना चाहेंगे? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? जैसे मैंने बताया कि मैं क्रॉनिक पेन सेंटर में काम करती हूँ, और हर पेशेंट की एक अपनी कहानी होती है, और मैं कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर रही, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अक्सर लोग जो क्रॉनिक पेन के साथ आते हैं, स्पेशली फाइब्रोमाइल्जिया या इस तरह के पेन जो आपको नज़र नहीं आते, वो किसी न किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं। तो ट्रॉमा पेन कॉज नहीं करता, लेकिन अगर किसी वजह से पेन है तो वो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। वो क्योंकि हमारी बॉडी में वो जो एक सेफ्टी और का एक जो सेंस है वो ख़त्म हो जाता है, और डेंजर का सेंस बढ़ जाता है। तो वो एक बैठ जाता है दिमाग में कि भाई हम डेंजरस सिचुएशन में हैं। तो वो बॉडी को मैसेज मिलता है और वो ब्रेन पे जाता है, और वो ब्रेन जो फिर है, आपका जो दिमाग है, वो सिग्नल भेजता है आपकी बॉडी को पेन के, क्योंकि ब्रेन को तो समझ नहीं आता, वो समझता है कि एक डेंजरस सिचुएशन में है, जबकि सिचुएशन उस वक्त डेंजरस नहीं होती। वो किसी वक्त रही होगी बचपन में, या कोई ऐसी चीज़ जिसने अफेक्ट किया, जैसे माँ बाप के लड़ाई झगड़े या ना चाहती या इस तरह की सिचुएशन होती है जिसमें, या कभी स्टेप पेरेंट्स होते हैं, स्टेप फादर या इस तरह की, या अल्कोहलिज्म एक और बड़ी चीज़ है जिसमें घर में अगर कोई ड्रिंक कर रहा है बहुत ज़्यादा और अल्कोहलिज्म के इश्यूज़ हैं, तो वो बच्चों के ऊपर उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, और फिर वो चीज़ एक डिप्रेशन बन के आपकी बॉडी में रहती है, और फिर वो कभी कभी डिफरेंट सेंस में मैनिफेस्ट करती है। जैसे मैंने कहा डेंजर, तो वो ब्रेन उसको पेन के सेंस में आपको देता है कि भाई अब हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो वो उसको एड्रेस करना वो एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया था बायोसाइको सोशल मॉडल, उसके थ्रू कर सकते हैं। तो हमने ऐसे बहुत देखे हैं केसेस के जिसमें फैमिली की एक तो फिजिकल अब्यूज़ होती है, ठीक है, जिसमें बच्चों को मारा जाता है या किसी वजह से वो बच्चे सहम जाते हैं। उसके अलावा एक और अब्यूज़ होती है इमोशनल अब्यूज़। वो हर वक्त बच्चे को ये कहना कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुमने ये गलत किया है, या तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए। हर बच्चे का पढ़ने का सीखने का तरीका डिफरेंट होता है, और हर बच्चे का टैलेंट भी अलग होता है। ज़रूरी नहीं कि एकेडमिक्स में ही सब बच्चे अच्छा करें, लेकिन कुछ हमारे कल्चर में हम एक्सपेक्टेशन होती है कि सब बच्चे डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या मेहनत उसी लाइन में जाएं। तो वो प्रेशर्स जो होते हैं वो बच्चों को फिर जाहिर है कि वो डिप्रेशन और एंजाइटी से, जो मैंने बताया जैसे कि आपके पाथवेज कनेक्टेड हैं पेन के, फिर वो पेन में मैनिफेस्ट होते हैं। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने जो हैं जजमेंट्स वो बच्चों पे ना करें। और हर बच्चा डिफरेंट है, इवन तो वो हमारे बच्चे हैं, मगर वो उनकी टैलेंट्स डिफरेंट है, उनकी स्ट्रेंथ डिफरेंट है, और उनको हमें रिजिलियंट बनाना है। ज़िंदगी में दर्द भी हो सकता है, चोट भी लग सकती है, लेकिन उसको हम मैनेज करके आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, क्योंकि जब यंग एडल्ट्स हो जाते हैं ना, मैंने ये भी अपनी फैमिलीज़ में बात सुनी है
कि शराब की वजह से प्रॉब्लम चल रही थी घर में। बचपन से वो बच्चे जो हैं वो देखते आ रहे थे कि शराब पीकर डैडी जो है वो माँ के साथ झगड़ा करना शुरू कर देता है, गाली गलौज करते हैं। चलो वो बच्चे बड़े हो गए, और बड़े जब हो गए तभी एक को ज़्यादा प्रॉब्लम थी, दूसरे को इतनी नहीं थी, बहन भाई में। तो बोलते हैं कि उसने भी तो वही सिचुएशन देखी है, इसको ज़्यादा क्यों प्रॉब्लम रहती है, इसको क्यों ज़्यादा कि मेरे तकलीफ़ है, मेरे दर्द है, मैंने कहीं नहीं बाहर जाना, आप जाओ, ये चुप चुप रहता है। हो सकता है इन चीज़ों का असर हो, चाहे कि पता भी है कि जो उसने बचपन में देखा है, जिस तरीके की कंडीशंस रही हैं उस वजह से है। फिर उनका ये जस्टिफाई करना कि दूसरा भी तो ठीक है। ये बहुत अच्छी आपने बात कही है, और ये बात मैं जैसे मैंने बताया कि मैं क्रॉनिक पेन सेंटर में हूँ, और मुझे हर रोज़ मैं एक एक्साइटमेंट से काम पर जाती हूँ, इसलिए कि हर पेशेंट या जो भी पेन के लिए आते हैं वो सब यूनिक हैं, उनकी अलग स्टोरी है। अगर मेरे पास टाइम होता और मैं एक बुक लिखती तो हर चैप्टर में हर एक डिफरेंट है, हर एक डिफरेंट तरीके से अपने सिचुएशन को हैंडल करता है। तो दो बच्चे एक ही घर में होते हैं लेकिन उनके रिजिलियंस या उनकी कोप करने की स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है। तो एक बच्चा शायद इतना सेंसिटिव नहीं है और उसने उसको इतना असर नहीं लिया, लेकिन जो दूसरा बच्चा वो सेंसिटिव है तो उसके ऊपर वो उसका अलग असर हुआ। और वो मतलब ये एक और चीज़ जो रिसर्च से पता चली है कि लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। अच्छा। और उन्होंने सेंसिटिव ऐसे ही नहीं होती कि सिर्फ मैं ऐसे ही कह रही हूँ सेंसिटिव, उन्होंने रिसर्च की है कि उनके अंदर जो पेन कि जितने भी पाथवेज हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो ज़्यादा महसूस करती हैं। तो अगर वो लड़की है उस घर में तो जाहिर है कि वो डिफरेंट तरीके से उसको लेगी, अगर लड़का है तो वो डिफरेंट तरीके से उसको हैंडल करेगा। लड़कियों में हार्मोनल चेंजेस भी हो जाते हैं प्यूबर्टी में, और वो डिफरेंट चीज़ों से गुजरती हैं जिसमें उनको एक चीज़ ये महसूस कराई जाती है कल्चरली कि ये बहुत ही कोई समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ या शर्म की बात है, या इस तरह वो उसको डील नहीं कर पाती हैं, मतलब कह नहीं पाती हैं चीज़ें। तो हाँ, इसलिए जी। डॉक्टर साहब इस वक्त मिसेस सरोया हमारे साथ हैं, उनकी बात सुनते हैं। हेलो। हाँ जी गुरप्रीत जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓਗੇ ਕੁਝ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫॉर ਕੈਲਗਰੀ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਪੇਨ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਡਲਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਮਰ ਔਰ ਕੰਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੈਰ ਬਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਏਜ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਏਜ ਹੈ 74। थैंक यू जी। जी थैंक यू, आपने शेयर की अपनी तकलीफ़ मेरे साथ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मैं क्योंकि मैंने आपको देखा नहीं है तो मैं पर्सनल आपको एकदम डायरेक्ट ट्रीटमेंट किया या डायग्नोज नहीं कर सकती, मगर मैं आपको जो आपने अभी बताया है उसकी बेसिस पे ये ज़रूर कहूँगी कि मुझे नहीं पता कि आपने अपने डॉक्टर से मशवरा किया या नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब फाइब्रोमाइल्जिया की तरफ उसका सिम्टम्स का है, लेकिन उसको आप अपना एक डायग्नोसिस मत समझें, आप अपने डॉक्टर से के पास जाएं। और अगर आपके वो पहले तो ये कि जो आप दूसरी चीज़ें भी बता रही हैं आँखों की और ये सब, तो इम्पॉर्टेंट है कि उसको पहले ये देखा जाए कि आपको कोई और तकलीफ़ नहीं है बॉडी में। और उसके बाद अगर वो सब नॉर्मल आते हैं टेस्ट तो फिर वो आपको क्रॉनिक पेन सेंटर में रेफ़र कर सकते हैं। और उसका रेफ़रल का डॉक्टर्स के पास नंबर होता है और वो आपको रेफ़र कर देंगे और फिर वो आपको प्रॉपरली पूरा आपका सही मैनेजमेंट वो देखेंगे। लेकिन एज के साथ एक और बात मैं ये बताऊं कि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी नहीं खानी चाहिए, और एक्सरसाइज और डाइट, ये जैसे हम बायोसाइकोसोशल की बात कर रहे थे उसमें अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप कोशिश करें कि हेल्दी डाइट खाएं, और उसके लिए आपको आपके डॉक्टर से या डाइटिशियन या प्राइमरी केयर नेटवर्क्स होते हैं उनकी सपोर्ट भी मिलेगी। तो ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हम अपना जितना एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, खाना सही खाएंगे तो हमारे और मेंटली अपने आप को इन सब चीज़ों का दिमाग कि मेंटल उस पर इफ़ेक्ट होता है। बॉडी में एंडोर्फिन्स वगैरह सिक्रीट होते हैं, ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छा
महसूस करवाएंगी। तो और नींद सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपकी नींद सही होनी चाहिए, तो जब नींद सही नहीं होती तो फिर पेन भी ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें फैक्टर्स हैं, ये आप खुद करें और लेकिन अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। जी डॉक्टर मजीद, ये भी अभी बात करें कि जो स्पेशली एडल्ट्स, यंग एडल्ट्स हैं, हम कह लें कि 18 साल से 25-30 साल तक की उम्र तक भी नॉर्मली उनका बॉडी वेट सब ठीक है, दिखने में वो हेल्दी हैं, फिर भी उन्हें शिकायत हो रही है। क्या कुछ सोसाइटी की तरफ से एक्सपेक्टेशंस हैं जिन्हें पूरा करते हुए भी ट्राइंग टू मीट द स्टैंडर्ड्स की वजह से वो अपनी पेन के बारे में बता नहीं पाते हैं? बहुत दफ़ा ऐसे ही होता है यंग लोगों के साथ, जैसे आपने एज बताया 25, आपने फीमेल्स का कहा है, राइट? दोनों को लेके चलते हैं। दोनों को लेके, हाँ। तो उसमें ये है कि अंडरलाइंग इश्यूज जो है ना वो आइडेंटिफाई बहुत करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्रॉनिक पेन है भी तो वो मैनेज हो सकता है। क्रॉनिक पेन का ट्रीटमेंट नहीं होता है, वो मैनेज होता है। लेकिन उसके मैनेजमेंट में अगर आप एंग्जाइटी डाल दें, स्ट्रेसेस डाल दें, तो वो पेन फिर बढ़ जाता है और वो फिर इंटरफियर करता है आपकी डे टू डे लाइफ में, फंक्शन में, जो भी आप काम करते हैं उसमें। रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। क्योंकि जैसे अगर आप मैरिड हैं और आपकी हस्बैंड के साथ कैसी रिलेशनशिप है, अगर आप ऐसे नहीं हो सकता है कि आप दिन में अपनी वाइफ को इग्नोर करें या अच्छी तरह ट्रीट ना करें, या मतलब एक कल्चर में है कि भाई बहुत मोहब्बत से बात नहीं कर सकते या ज़रूरी है कि सख्ती से बात करें, तो वो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं एक औरत को। मैं फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। और फिर वो उस रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करती हैं, इंटीमेसी को इफ़ेक्ट करती हैं जब करीब होते हैं। क्योंकि वो औरत, क्योंकि मर्दों की डिफरेंट थोड़ी सी वो नीड्स होती हैं, औरतों की नीड्स इंटीमेसी या क्लोजनेस की और एक मोहब्बत की नीड होती है उनकी, कि टू फील नीडेड, टू फील लव्ड। यस। तो ये चीज़ अगर वो आदमी नहीं देते औरत को, तो वो आदमी भी सफ़र करते हैं, क्योंकि फिर वो औरत भी उनको नहीं दे सकती, फुलफिलमेंट नहीं है, तो फिर वो दोनों जगह फ्रस्ट्रेशन रहता है। तो आई थिंक इसमें अपने आप को देखना ज़रूरी है, अपने अंदर झांक के देखें कि आप आदतन ऐसी चीज़ें तो नहीं कर रहे जो आप सोच भी नहीं रहे कि आप कर रहे हैं, बट वो दूसरे के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही हैं। राइट। तो वो औरतों को भी देखना चाहिए, आदमियों को भी देखना चाहिए। लेकिन यंग एज में जैसे आपने कहा कि वेट भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पेन है, तो उसमें फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की तरफ बहुत ज़रूरी है कि एंग्जाइटी है, अंडरलाइंग डिप्रेशन है, ऐसी कौन सी बात है जो वो बता नहीं पाई हैं किसी को। तो बचपन में भी ऐसे काफ़ी चीज़ें होती है लोगों के साथ, सेक्सुअल अब्यूज़, हाँ, जो इंसेस्ट भी कहते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स जैसे जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप जब बच्चा या कोई यंग आके आपको, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, किसी तरह भी हो, दोनों तरफ से हो सकता है, वो आपको अगर आके कुछ कहना चाहता है या आपको उसका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, तो उसको नोटिस करें और उसको अकेले में ले जाके बात करें और ट्रस्ट करें। अक्सर लोग ट्रस्ट नहीं करते। अगर वो किसी रिस्पेक्टेबल आदमी के बारे में कहेंगे कि उसने मेरे साथ ये किया, तो मदर्स भी उसको डिसमिस कर देती हैं कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि जब आप उसको डी वैल्यू कर देते हैं कि आप उसकी बात ही नहीं सुन रहे, तो वो अंदर ही अंदर फिर डिप्रेशन और एंग्जाइटी की सूरत में बाहर निकलती हैं चीज़ें। मैं ये नहीं कह रही कि सब 30 years old या 25 years old के साथ ये होता है जिनको पेन है, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो कि बहुत इम्पैक्ट करती है आगे चल के मैनेज करने में पेन को। तो वो बहुत ज़रूरी है कि उसको एड्रेस किया जाए और उसको समझा जाए। कुछ टेक्स्ट मैसेजेस हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। गुरप्रीत का मैसेज है, उनका कहना है कि वो उनकी उम्र 30s में है, वो अगर 1 घंटे से ज़्यादा खड़े हो जाते हैं तो बोलते हैं कि लोअर बैक में पेन जो है वो शुरू हो जाती है। अगर आप कुछ रेकमेंड करें तो अब डिपेंड ये करता है कि वो कब से है उनको। अगर वो काफ़ी अरसे से है तो ज़ाहिर है फिर वो क्रॉनिक 3 महीने से ज़्यादा है, 6 महीने, तो क्रॉनिक पेन है। लेकिन उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। अगर उसकी वो कहीं और पेन रेडिएट नहीं हो रहा और वो सिर्फ बैक में ही है, तो फिर उसको हम मैकेनिकल बैक पेन कहते हैं, और उसके लिए फिजियो बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले जैसे पहले मैंने कहा, अपने डॉक्टर के पास जाएं, एक्सरे वगैरह लें कि कोई और चीज़ तो नहीं है, कि हम उसको सिर्फ लाइटली कह देंगे नहीं बस फिजियो के पास जाएं। तो हर चीज़ में पहले आप एक्सक्लूड करें कि कोई और चीज़ नहीं है, और उसके बाद फिर आप फिजियोथेरेपी बहुत हेल्पफुल होती है, एक्सरसाइजेज हैं। इवन ये मुझे कहना बहुत ज़रूरी महसूस हो रहा है कि एक्सरसाइज जब आप शुरू करते हैं तो आपको पेन होता है। हाँ जी। तो आप समझते हैं कि वो एक्सरसाइज से पेन हो रहा है और मैं एक्सरसाइज नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन वो शुरू में होता है। अगर आप उसको थोड़ा सा बेयर कर लें और कंटिन्यू करते रहें, तो आपकी वही चीज़ आपके लिए एक अच्छी चीज़ बन जाती है। तो जैसे कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। या तो इसलिए उस पेन को
अपने ऊपर वो ना करें कि अब मैं नहीं जाऊंगी एक्सरसाइज पे। उसका मतलब ये कि आपने की नहीं है बहुत अरसे से, आप डीकंडीशनड हैं। Yes. तो अब आपको, और एकदम बहुत ज़्यादा नहीं करें, हाँ. स्लोली। जैसे अगर आपने घर में आप कह रहे हैं कि आप 1 घंटा से ज़्यादा खड़े होते हैं, आपको पेन हो रहा है, तो उसको देखना ज़रूरी है कि क्यों हो रहा है पहले, और फिर आप उसको थोड़ा थोड़ा अपना स्टेमिना देखें कि आप क्या कर सकते हैं, बढ़ाएं। मूव करें। मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की, कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होती है ना। मसल्स के लिए मैंने पढ़ा, कहते हैं कि इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज इट। एग्जैक्टली हाँ। लेकिन ये बैक पेन का सीरियस भी हो सकता है कि आप क्यों 1 घंटा खड़े रहने से आपको होता है, कहीं ऐसा या तो नहीं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। एग्जैक्टली। या फिर ये कि आपको कोई और चीज़ तो नहीं है, टांगों में दर्द है, जैसे B12 की डेफिशिएंसी है, इसलिए आपको जाके आयरन डेफिशिएंसी है कि आप थक जाती हैं 1 घंटा। तो वो मतलब उन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना बहुत, क्रॉनिक पेन जो है वो कॉम्प्लेक्स है, वो सिंपल नहीं है। ठीक बहुत है। सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। हमारे लिसनर हैं कामरान, उन्होंने मैसेज किया है कि आप बता सकते हैं कि कैसी रिलीफ जो है वो मिल सकती है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, जो कि उनकी मॉम को शिकायत है और काफ़ी अरसे से है। 65 इयर्स ओल्ड उनके मॉम है। तो ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया बहुत डिफ़िकल्ट एक कंडीशन है जो ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन क्योंकि ये नर्व की है तो मैं होप कर रही हूँ कि वो पहले उनकी इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी होंगी और जिससे ये डायग्नोसिस बना है। तो एक तो MRI होता है उस एरिया का, जिसमें ये देखना है कि कोई चीज़ उस नर्व को दबा तो नहीं रही है, प्रेशर तो नहीं दे रही है, क्योंकि अगर वो है तो फिर सर्जिकल उसका ट्रीटमेंट होगा। लेकिन अगर वो सब चीज़ें एक्सक्लूड हो चुकी हैं तो फिर सिर्फ पेन को मैनेज करना है, और उस पेन के लिए नर्व पेन मेडिकेशंस होती हैं जो आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। मुझे ये पूरी डिटेल्स तो नहीं पता कि कौन सी मेडिकेशन वो ले रही हैं, लेकिन डिफरेंट ड्रग्स होती हैं। जैसे एक मैं मेंशन कर रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि वो आपके लिए ही है, क्योंकि आपके डॉक्टर को बेहतर पता है कि कौन सी ड्रग आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। कार्मेज़ेपिन एक मेडिकेशन है जो इसके लिए ज़्यादातर रेकमेंड की जाती है। नॉरट्रिप्टिलिन है। इस तरह की नर्व पेन मेडिकेशंस हैं जो, मगर ये बात सही है कि ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है और इसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। जी, आपने देखा होगा यंगस्टर्स में कि कुछ समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि ड्रग्स के साथ जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यंगस्टर्स कभी कभी मिसलीड हो जाते हैं, और वो जैसे ओपियोइड्स का बहुत बड़ा फैक्टर है, स्ट्रीट ड्रग्स भी मिलती हैं, और वो उससे लेके अपने आप को वो थोड़े टाइम के लिए अच्छा फील करते हैं जब लेते हैं, फिर उसकी ज़रूरत बढ़ती जाती है और वो पूरी उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट कर देती है। और वो ज़रूरी नहीं कि वो, हो सकता है वो पेन के लिए लेते हो शुरू में, मगर वो बाद में पेन से बढ़ के और बहुत ज़्यादा वो बढ़ जाती है, और अगर ज़्यादा ड्रग्स लेने से भी पेन बढ़ जाता है। तो ड्रग्स आर नॉट द आंसर। वो आपकी तकलीफ़ का, चाहे आपको साइकोलॉजिक प्रॉब्लम हो या आपको रियल पेन हो, सबकी दूसरे रीजंस हैं। पेन के लिए भी जो मेडिसिन्स हैं वो बहुत कम इफ़ेक्टिव होती हैं अगर दूसरी चीज़ें हम छोड़ दें, जैसे साइकोलॉजी, फिजियो, ये चीज़ें ना करें तो मेडिसिन नहीं हेल्प करती हैं। अकेली मेडिसिन काम नहीं करती हैं। तो मेडिसिन का रोल बहुत कम होता जा रहा है। जैसे अगर आपका एक टूल बॉक्स है आपके गराज में, तो उसमें सिर्फ एक छोटा सा कॉर्नर, बहुत ही छोटा, 1/4 से भी कम आप समझ लें, वो दवाई का है उसका फैक्टर। बाकी दूसरे टूल्स हैं उसमें, जैसे साइकोलॉजिस्ट है, बाकी सब चीज़ें जो हैं। हम लोग लकी हैं कि हम कनाडा में रहते हैं और हमारे पास ये सारी सर्विसेज हैं अवेलेबल, तो उनको एक्सेस करना ज़रूरी है। और ड्रग्स को से नो टू ड्रग्स, मुझे कहना होगा। अच्छा, एक ना एवोल्यूशन जब डायग्राम बनाया जाता है तो कहाँ से कहाँ ह्यूमन रेस जो है वो पहुंची है। तो अब क्योंकि मोबाइल्स पर, अपने डिवाइसेस पर सब लगे रहते हैं, तो कहते हैं कि आने वाले टाइम में ये इनकी गर्दनें झुक जानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात बताई। ये ज़रूरी है कि क्रॉनिक पेन सिर्फ एक्सीडेंट या इंजरी या बीमारी से नहीं होता। हम लोग खुद भी, जो हमारा लाइफस्टाइल आजकल है कि कंप्यूटर पे हम बैंड होके सारा वक्त काम कर रहे हैं और फ़ोन्स पे लगे हुए हैं, तो ये मतलब एक रियल इशू है। और टाइपिंग, जिससे फिर आप देखें कि लोगों को एल्बोज़ में पेन होता है, कार्पल टनल, और हम बहुत सारी चीज़ों से नहीं बच सकते क्योंकि टाइपिंग आपका काम है अगर, तो आपको करना पड़ेगा कंप्यूटर पे। लेकिन उसमें भी सॉल्यूशंस हैं कि आप ब्रेक ले सकते हैं, नेक एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं और अपने उसको ब्रेक दे सकते हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं, एवरी 20-30 मिनट्स
अगर आप उसको थोड़ा सा ब्रेक लेके काम करें और अपनी नेक की एक्सरसाइजेस करें तो आप उस चीज़ से हम बच सकते हैं कि जो हम जा रहे हैं फ्यूचर की तरफ। और अगर आप काम कर रहे हैं और आपका टाइपिंग का काम है तो अर्गोनॉमिक असेसमेंट भी हो सकता है आपके काम वालों से, अगर आप कहें तो वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी हेल्प कर सकते हैं, ताकि आपका ऐसा ना हो कि आप फिर आप कर नहीं पाएंगे। और ऐसे लोग हैं, मैं पेशेंट्स की आपको थोड़ी एग्जांपल भी दे सकती हूँ कि जो बिल्कुल सारा वक्त काम कर करके अब वो नहीं कर पाते हैं, अब वो ज़रा से भी टाइपिंग नहीं कर पाते एंड वो फिर तो ये उस सूरत हाल से बचने के लिए अगर आप ऐसे काम करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप वर्क कर रहे हो, प्लीज़ टेक ब्रेक्स लें और उसमें एक्सरसाइजेस करें, स्ट्रेच करें अपने आप को। जी, हम किसी टाइम सभी एडल्ट्स को शामिल करते हुए, आज हमने यंग एडल्ट्स पर फोकस रखा था, उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए डॉक्टर मजीद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। अगर किसी यंग एडल्ट को कोई क्वेश्चन है तो वो canadianglobalcare@gmail पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी पेन रन भी होती है साल एवरी ईयर, आप उसकी डेट बाद में हम रेड FM के थ्रू अनाउंस कर देंगे। उसमें आके आप अपना सपोर्ट शो करें क्रॉनिक पेन के लिए और हम वहाँ पर हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच।